हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हमने पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लेटरल ओवरलैपिंग। किस टाइप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। हमने ये पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कौन से केस में ज्यादा मिलेगी उनके बारे में डिस्कस करना है। तो हम लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्मॉल साइज का आइटम होगा तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल करेक्टर। डायरेक्शनल करेक्टर, डायरेक्शनल करेक्टर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसके अंदर डायरेक्शनल करेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। यानी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग साइज के तो इनवर्स होती है, डायरेक्शनल करेक्टर उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, strength of overlapping directly proportional as character when hybrid orbitals are participate। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के। ठीक है, और बेटा एक चीज और ये बता दें, मान लो कि आपको कोई एक ऑर्डर पूछा जाए कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताना है और उसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल दे रखे हो और हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रखे हो, तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्यादा होती है कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों होती है? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको ज्यादा डायरेक्शनल माना जाता है कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये लिख सकते हैं, स्टार बना के लिखिएगा। hybrid orbitals are more directional as compared to pure atomic orbitals, ठीक है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्यादा डायरेक्शनल है और डायरेक्शनल करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बताना है। जैसे ओवरलैपिंग में एक बॉन्ड बना, मान लेता हूं सिग्मा बॉन्ड ही बना, एस एस ओवरलैपिंग, फिर एस पी ओवरलैपिंग, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस 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 पी, फिर है एस एंड एस पी, sp sp2 sp3, ये क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पे बताइएगा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो सबसे ज्यादा इनकी होगी। फिर ss और sp में p डायरेक्शनल होता है और s नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर ये स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। नोट कीजिए, उसके बाद में हम लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया? तो देखिए नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं? बेटा इन स्ट्रेंथ से भी मेडिकल में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ी, अब पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड और फिर स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए, अब दो कंडीशन मान लेते हैं। एक बार तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है फिक्स है और एक बार मान लेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है कि वेरिएबल है। फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं
when internuclear distance इज फिक्स्ड, ये मान लिया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये फिक्स है। तो देखिएगा कैसे, जैसे मैं मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, मैंने ये मान लिया 2s ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसे ओवरलैप कर गए, ऐसे ओवरलैप किया 2s ऑर्बिटल। फिर ये मान लेते हैं ये 2s ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, कॉपी की इधर वाली लाइन होती है ना, लाइन क्या लो वो होती है न्यूक्लियर एक्सिस, ये माने एक्स, ऐसे ही ओवरलैप कर रहा है। यहां पर क्या होगा 2s के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहां पर ये 2s इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है, ये मान लिया एक्स, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये फिक्स है इनकी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये फिक्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है। अब हम देख रहे हैं पी का पी के साथ ओवरलैपिंग, ये 2p x, ये 2p x। या बेटा ये भी कर सकते हो आप, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना उसको शॉर्ट करके भी दिखा सकते हो, इस ये वाले लोब इसको शॉर्टर करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये फिक्स है, इट मींस साइज ये तो फिक्स होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, ओवरलैपिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज, तो साइज का तो रोल नहीं रहेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है। तो अब रोल रहेगा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। आपने ये पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो यहां पे बेटा आप देखोगे ये 2s है, दोनों नॉन डायरेक्शनल है, यहां पर एक नॉन डायरेक्शनल है और एक p हो गया, p तो क्या होता है डायरेक्शनल होता है ना, एक डायरेक्शनल है और यहां पर बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। तो सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां पर होगी, जहां पर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो डायरेक्शनल होंगे। तो कहां पर होगी सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ 2px और 2px है, इससे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय 2s एंड 2p, और सबसे लास्ट में कौन आएगा 2s। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बताइए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शनल कैरेक्टर, नोट कर लीजिएगा। सेकेंड ये मान लेते हैं व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरिएबल, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरिएबल, ये समझ गए ना, पी बेटा डायरेक्शनल है, उसके बाद में कौन सा होता है, एस होता है वो नॉन डायरेक्शनल। व्हेन internuclear distance is variable, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, उस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और साइज, एक ही बात है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज, या आप लिख सकते हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या बेटा इसको सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ में एनर्जी भी लिखा रहता है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी रिलीज एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वेरिएबल हो तो वहां पे क्या कंडीशन है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यानी लोन पे रिपल्सन है मस्ट बी एब्सेंट। तो इसके लिए ये वाला कब अप्लाई होगा, इसके लिए एक कंडीशन है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मस्ट बी सॉरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, या लोन पेयर का रिपल्सन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन
यानी लॉन पे डिपल्सन मस्ट बी एब्सेंट, होना चाहिए फिर नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्लियर है? और बेटा दोनों कंडीशन आपको दे रखी हो, अब ध्यान देना, दोनों कंडीशन दे रखी हो तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये मोर इफेक्टिव फैक्टर होता है। उसके बाद में कौन सा आता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले किसके बेसिस पे अरेंज करोगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेसिस पे, और उसके बाद में क्या देखोगे? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बट अगर एस पी ऐसे दे रखा हो तब तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मानना ही नहीं है, एटम देके करना होता है, तब कैसे करेंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट बताए। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स होती है तब तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शनल कैरेक्टर, और एस होता है डायरेक्शनल होता है, सॉरी एस नॉन डायरेक्शनल होता है, पी होता है वो डायरेक्शनल। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वेरिएबल है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बट इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन शुड बी एब्सेंट। ठीक है, मस्ट बी एब्सेंट, नोट कर लीजिए। चलो एक ऑर्डर से फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अरेंज द फॉलोइंग्स, कैसे लिखना? अरेंज द फॉलोइंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे मैंने यहां पे लिखा, इनको करना है 1s 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 2s 1s 2p 2s 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 2p 2p 2p, इनको अरेंज करना। सबसे पहले आपको देखना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो साइज में सबसे स्मॉल होंगे ना उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होगी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये 1 1 का है, ठीक है। ये फिर 1 और 2 वाले, 1 और 2 वाले, ठीक है। ये फिर 2 2 वाले। तो सबसे पहले कौन से आएगा? 1 1 वाले, उसके बाद में 1 2 और फिर 2 2, और फिर सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो उस कंडीशन में आप देखेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ऑर्डर लिखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 1s 1s इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेसिस पे, उसके बाद में 1s 2s 1s 2s दोनों है। तो यहां पर देखो ss इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो दोनों में सेम होगी, इसमें 1 2 इसमें 1 2, यहां पर ss है, दोनों नॉन डायरेक्शनल है। यहां पे एक s है दूसरा p है, एक डायरेक्शनल दूसरा नॉन डायरेक्शनल। तो यहां पे कौन आएगा? पहले डायरेक्शन प्रॉपर्टी के बेसिस पे 1s 2p और उसके बाद में 1s 2s। तो इसका रीजन तो यहां पे किसके कारण आया था? ये ऑर्डर आने का रीजन क्या था? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और यहां पे इनमें आपस में क्या रीजन है? जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है उस कंडीशन में रीजन क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो यहां पे क्या होगा? डायरेक्शनल कैरेक्टर। उसके बाद में 2 2 वाले आएंगे, तो यहां पे सब में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो अब आप किसको देखोगे? आप देखेंगे डायरेक्शनल कैरेक्टर। सबसे ज्यादा किसमें होगा? 2p 2p दोनों डायरेक्शनल। उसके बाद में 2s 2p और फिर 2s 2s, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे आपस में, तब तो क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। डिफरेंट साइज के होते हैं तब तो होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और जब साइज सिमिलर होती है उस कंडीशन में डायरेक्शनल कैरेक्टर।
डायरेक्शनल करेक्टर। ठीक है, तो ये था बेटा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कब माननी है? जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड एनर्जी आ गई आपकी। इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कहां पे होता है ये भी पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत करो। ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ने वाले पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, लिखेंगे इसको स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, दिखाई तो दे रहा है ना कैमरे में साफ? ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। मिटा दें इसको, समझ में है? तो पहले किसके बेसिस पे करना है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देन आफ्टर डायरेक्शनल करेक्टर। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ में देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड वही सेम है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स, एक से ही बता रहा हूं मैं, फिक्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में तो डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते। ठीक है, तो इन सबको इन्वॉल्व करके मैं एक रिलेशन बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस वाली स्ट्रेंथ में, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ में। देखिएगा, व्हेन internuclear distance is fixed, when internuclear distance is fixed, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स होती है उस कंडीशन में देखिए लेटरल ओवरलैपिंग बता रहे हैं। क्या एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं कि पाई बॉन्ड में? नहीं, पी पार्टिसिपेट करते हैं और डी। पहला मैं बता देता हूं डी का, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एक्स, ये फिक्स है, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी आपकी फिक्स्ड, ये फिक्स है। तो यहां पे देखेंगे, इसको सही बना देता हूं। देखिए, ये डी ऑर्बिटल है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है अंदर की तरफ, जो पार्टिसिपेट नहीं कर स्मॉल करके भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो गया? डी पाई डी पाई, इसको मैं लिख रहा हूं। यहां पे एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा डी ऑर्बिटल है। मैंने मान लिया पी ऑर्बिटल प्लस माइनस, और ये वाला डी ऑर्बिटल। जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको स्मॉलर कर देते हैं, और यहां पे सिर्फ पी पार्टिसिपेट कर रहा है, पी पाई पी पाई। ये मान लिया पी ऑर्बिटल है, दूसरा ही पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया डी पाई डी पाई, ये था पी पाई डी पाई, और ये वाला कौन सा है? पी पाई पी पाई। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है। आपको ये पता डी बी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? थर्ड से तो स्टार्ट होगा। तो मैं ये बता देता हूं आपको, ये एक तो 3D पाई 3D पाई, यहां पे ये मान लिया, ये 3P पाई और ये 3D पाई। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये मान लिया 3P पाई 3P पाई। इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला है, यहां पे कंसंट्रेट कीजिएगा, बच्चे गलतियां करके आते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इसमें, देखोगे डायरेक्शनल करेक्टर डी में ज्यादा होते हैं, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डी की लेटरल ओवरलैपिंग में पी से ज्यादा होती है। तो यहां पे होता है 3D पाई 3D पाई, उसके बाद में 3P पाई 3D पाई, और सबसे लास्ट में आता है 3P पाई 3P पाई। और एक चीज मैं ये बता देता हूं, 3P और 3P पाई, थर्ड सेल बड़ा हो जाता है, P होता है उसके लोग कंपेरेटिव स्मॉल होते हैं, इसलिए बेटा वो इतने दूर हो जाते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम हो जाती है।
जनरली 3p और 3p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करते, जनरली डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। 3p जनरली वर्ड लगा रहा हूं मैं, डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, सबके एग्जांपल दूंगा, विद प्रूफ बताऊंगा आपको ये, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं, पी वाले को पहले रख देते हैं, नहीं, डी जहां पर आ जाए वहां पर लेटरल ओवरलैपिंग में पी वाला उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाती है, ठीक है। सेकंड, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरिएबल देन स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको भी लिख देते हैं। सेकंड वन है व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरिएबल, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरिएबल, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में हम पढ़ के आए थे, कोई भी स्ट्रेंथ है, पाई बॉन्ड एनर्जी बोल देते हो, स्ट्रेंथ एक ही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पे भी क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे, नोट कर लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये गलतियां करके आते हैं, डी को पी से बाद में देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है डी वाले की पाई के अंदर, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है। एक और मैं भूल गया था, एक और चीज बता देता हूं, सिग्मा पाई और डेल्टा में बॉन्ड डिस्टेंस सिग्मा बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में डेल्टा बॉन्ड होता है, बहुत बुक्स में लिखा है पाई बॉन्ड होता है, नहीं, पाई की कंपैरिजन में डेल्टा में रिलीज एनर्जी ज्यादा होती है, स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे तो आएगा। सिग्मा बॉन्ड देन डेल्टा बॉन्ड और देन पाई बॉन्ड, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको भी क्वेश्चन करवाते हैं, मिटा दे, लिखिए, arrange the followings in increasing order of pi bond strength. Arrange the followings in increasing order of pi bond strength. Arrange the followings in increasing order of पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिएगा मैंने ये लिखा 2p पाई 2p पाई, उसके बाद में 2p पाई 3p पाई, उसके बाद में 2p पाई 3d पाई, फिर 3p पाई 3p पाई, इनको अरेंज करना है, एंड 3p पाई 3d पाई एंड 3d पाई 3d पाई। इसको पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको किसको देखना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसके बाद में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो देखेंगे पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो सबसे स्मॉल तो ये हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम इसमें, तो सबसे पहले कौन सा होगा, p पाई 2p पाई 2p पाई, यहां पे 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स होते हैं, उस कंडीशन में क्या देखो डायरेक्शनल, और अभी अपन ने पढ़ा था p पाई और d पाई में, p पाई और एक p पाई d पाई हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स हो तो d पाई वाला होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो क्या होगा 2p पाई 3d पाई देन 2p पाई
3p पाई। और इसका तो ऑर्डर हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो फिक्स है, 3 वाले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है, तो d 3d पाई 3d पाई, फिर 3p पाई 3d पाई। और अभी मैंने बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3p पाई और 3p पाई है, इसमें जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, विद प्रूफ बताऊंगा अभी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो ये बताए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। मैं कुछ बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर कर देता हूं एक बार, देखिएगा, कुछ बॉन्ड एनर्जीज के बारे में बता रहा हूं। हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी, और अभी हम सिग्मा बॉन्ड एनर्जी की बात करें। चलो चलो सिग्मा बॉन्ड एनर्जी लिख लीजिए आप, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, इसको कंपेयर करना। देखो कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, इन पे लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, दो लोन पेयर है, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन 3 लोन पेयर आ जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, और ऐसे आयोडीन आयोडीन। इसमें सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, इसको कंपेयर करना। पहले मैं हेलोजेंस वाले में कंपेयर कर रहा हूं। देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर, सॉरी एस करेक्टर वो तो हाइब्रिड में होगी। प्योरिटी एटॉमिक ऑर्बिटल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज या डायरेक्शनल करेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बट जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोला तो वहां पे मैंने लिखा था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मस्ट बी एब्सेंट। ध्यान रखना इस पॉइंट को। देखो ये फ्लोरीन 2p वाला ऑर्बिटल होता है, ये 2p, जेड मान लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कंसीडर कर रहे हैं, ये 2p, ठीक है। कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? 3 लोन पेयर प्रेजेंट। ये तो स्मॉल होता है। उसके बाद में आता है क्लोरीन, क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी होती है, 3p वाला होगा, 3pz। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कहीं इसको पाई से मत रिलेट कर देना, जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसको स्मॉल करके दिखा दिया। फिर ब्रोमीन की बात करें, इसकी साइज और बढ़ जाएगी, ये हो, ठीक है। अब बेटा हम देख रहे हैं यहां पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो ये सबसे स्मॉल है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिग्मा बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होनी चाहिए, ये तो ना, लेकिन इसकी एनर्जी इनसे कम होती है। क्यों होती है? देखो जब ये एक 2p x दूसरी 2p x पे ऐसे ओवरलैप कर रहा था आपस में, ऐसे होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। लेकिन यहां पर बेटा जितना स्मॉल है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में लोन पेयर भी तो ज्यादा पास में आ गए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहां पे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इफेक्टिव हो जाता है, स्मॉल होने से ज्यादा पास में आएंगे तो रिपल्सिव जो रिपल्सन है ये भी बढ़ जाएगा, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ये हाई है। जैसे एक मैंने रेड पेन से बना लिया, इसको मैं ब्लैक से बनाना चाह रहा हूं, देखो तो ऐसा होना, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे ओवरलैप हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाती है, जैसे ये इस फ्लोरीन के कारण, तो जस्ट ऊपर ही क्या आना चाहिए था, दूसरा फ्लोरीन का, लेकिन यहां पे क्या होता है, ऐसा होता है।
यानी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होना चाहिए था, लेकिन ये हट गया क्योंकि रिपल्सन ने इसके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कम कर दिया ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या लॉन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या लॉन पेयर रिपल्सन भी बोल सकते हो। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ आप देखोगे तो उसका देखो ऑर्डर बता रहा हूं, जबकि क्लोरीन का इससे ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि लॉन पेयर दूर चला गया, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने के साथ साथ में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बहुत कम हो गया, और बहुत कम होने के कारण इसकी कंपैरिजन में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिलेगी। और यहां पे होता है सिग्मा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी या स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद में होती है ब्रोमीन, और उसके बाद में होती है फ्लोरीन, F2 भी लिख सकते हो आप, जो ऑलमोस्ट इक्वल होती है आयोडीन। ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बच्चे यही गलतियां करके आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फ्लोरीन स्मॉल है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा। लेकिन वो कंडीशन तब वैलिड होती है जब कोई ऐसे एटम नहीं दे रखा हो या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बाकी का भी बताते हैं, नोट कर लीजिए। देखा हिसाब दे रहा है, तो माइंड में सेट करके चलना कि फ्लोरीन का क्यों कम हो गया। नोट कर लिया, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए बाकी की में बात करें, हेलोजन में हम पढ़ चुके, रिमेनिंग की बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करते हैं। इनके लिए बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों ही कर रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन, कार्बन और सिलिकॉन लॉन पेयर है ही नहीं, तो इसमें 2p2p ओवरलैपिंग है, इसमें 3p3p। लॉन पेयर नहीं होता तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसकी कम होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी ज्यादा होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी हाई मिलेगी। तो किसकी ज्यादा होगी? कार्बन कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये 2p2p और ये 3p3p। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्मॉल में हाई होगा लोन पेयर के केस में, तो थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा होती है सेकंड से। तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस है, इसकी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की। अब यहां पे एक चीज और बता रहा हूं आपको, फिर से इनकी बॉन्ड एनर्जी को मैं कंपेयर कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट देखोगे तो कार्बन कार्बन की सबसे कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज तो स्मॉल हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो इंक्रीज हो रहा है। तो किसकी होगी बॉन्ड एनर्जी? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं तो कार्बन कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। थर्ड वाले के अंदर बात करें सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, तो यहां पे भी ये होना चाहिए सिलिकॉन सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद में फॉस्फोरस सल्फर। लेकिन यहां पर बेटा प्रैक्टिकली डेटा बेसिस पे बहुत बुक्स में गलत लिखा, फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना सल्फर की इनमें सबसे ज्यादा होती, सबसे ज्यादा होती है सल्फर की। बताएंगे भी कैसे पता चला। उसके बाद में होता है सिलिकॉन सिलिकॉन, और उसके बाद में फॉस्फोरस आता है। ठीक है, अब पूछोगे सर ये तो याद रखने वाला, बिल्कुल याद रखने वाला भी है, लेकिन आपको एक मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं करो, टेंशन नहीं लेने की है, गला खराब होता जा रहा है। तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं, देखिएगा। तो बेटा इसको मैं कंबाइन बना रहा हूं आपको, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी का एक कंबाइन ऑर्डर बता रहा हूं मैं, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी का एक ऑर्डर बता रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड एनर्जी का देखिए, जिसमें हाइड्रोजन को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं। कौन सी बॉन्ड एनर्जी? सिग्मा। सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 1s है। उसके बाद में होता कार्बन कार्बन। ठीक है, फिर होता है सल्फर सल्फर,
फिर होता है सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर होता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और फिर होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बहुत सी बुक्स में इसमें बेटा उल्टा लिखा रहता है, सिलिकॉन को पहले लिखते हैं सल्फर को बाद में, नहीं, पहले सल्फर आता फिर सिलिकॉन आता है, ठीक है, ये होगा। अब इसी को मैं बेस बनाकर एक पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूं, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है इसको देखिएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, सिलिकॉन है, उसके बाद में ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मैं एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है? ये एक एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वह खुद के एलिमेंट के साथ में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। उस लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी का नाम होता है कैटेनेशन, और उसके लिए कंडीशन क्या है? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर बता रहे जिस एटम में या जिस एलिमेंट की सिग्मा बॉन्ड एनर्जी हाई होती है वो खुद के एटम के साथ में मिलकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है कैटेनेशन। लॉन्ग चेन बनाने के लिए कंडीशन क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी हाई, और साथ साथ में कोवलेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। चेन तो तभी बनेगी ना एक से ज्यादा कोवलेंसी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी तो हाइड्रोजन की होती है, लेकिन ये लॉन्ग चेन तो नहीं बनाता है, H2 ही होता है, जबकि कार्बन तो बहुत लॉन्ग चेन बनाता है, सल्फर भी लॉन्ग चेन बनाता है, सिलिकॉन भी बनाता है, ठीक है। कोवलेंसी क्या होनी चाहिए बेटा? लॉन्ग चेन बनाने के लिए ये इससे जुड़ गया तो ये आगे भी तो जुड़ना चाहिए ना, एक कोवलेंसी और भी तो होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी of an element by which its atom can form long chain among themselves। तो कैटेनेशन क्या होता है? It is that property of an element by which its atom can form long chain among themselves, ठीक है। कंडीशन की बात करें तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? कंडीशन अभी बताइए। कंडीशन कैटेनेशन के लिए कंडीशन क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई एंड कोवलेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। बॉन्ड एनर्जी किस टाइप की? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड शुड बी हाई एंड कोवलेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। मस्ट बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा कोवलेंसी होगी, ठीक है। इसको इसी पेन से लिख देता हूं, PPNNO, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या होती है कि ऐसे एलिमेंट जिसकी बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड एनर्जी हाई होती है वो खुद के साथ मिलकर लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, इसका नाम होता है कैटेनेशन। और कंडीशन क्या है? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए और कोवलेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन अगर हम देखें, इधर लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन, ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन का मैं ऑर्डर भी बता देता हूं। ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन ये ऑर्डर होगा बेटा, कार्बन कार्बन का होगा, उसके बाद में कौन होगा? हाइड्रोजन का तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि कोवलेंसी 1 होती है, सल्फर सल्फर, उसके बाद में सिलिकॉन सिलिकॉन, यही होता है मेनली। इनको भी आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख दिया ऑर्डर में, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और बता रहा हूं, जनरल टर्म्स के साथ में लिख रहा हूं कि जिसकी कैटेनेशन पावर हाई होती है उसके एलोटोपिक फॉर्म भी हाई होते हैं। फिर बोल रहा हूं, मोर कैटेनेशन पावर हैविंग
एलिमेंट हैव मोर एलोट्रोपिक फॉर्म, जनरली हैव मोर एलोट्रोपिक फॉर्म। तो सल्फर और सिलिकॉन में देखोगे एलोट्रोपिक फॉर्म में वो सल्फर की ज्यादा मिलती। लिख देता हूं मैं, मोर कैटेनेशन पावर ऑफ एलिमेंट, मोर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट की कैटेनेशन पावर ज्यादा होगी उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म भी हाई होगी। नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं यहीं पे आपको ये बताया था कि 3p पाई और 3p पाई है, ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, ये बोला था आपको, यानी जनरली फॉर्म ही नहीं होता ये। इसका रीजन भी बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। बिठा दे, देखिए आगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं आपको। देखिएगा, देखिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट in form of N2, exists in form of N2, but phosphorus does not present, does not exist in form of P2, while both are belong to same group। while ये होता किसमें, P2 में नहीं होता, एग्जिस्ट इन P4, ये भी आ सकता है। while both belong to सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप वाले की तो प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, ये तो पढ़ा हमने। मैंने बेटा यहां पर लिखा नाइट्रोजन एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, बट फॉस्फोर डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P2 while both belong to सेम ग्रुप। देखिए एक मैं बता देता हूं, एक आपको करना है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ये इसका वैलेंस सेल है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2px 2py 2pz, ये हम जानते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz, ठीक है, 3 ऑर्बिटल है। तो बेटा पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्सियल ओवरलैपिंग से, उसके बाद में लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे। मैं ये मान लेता हूं जेड न्यूक्लियर एक्सिस है नाइट्रोजन की, तो ये पहले कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये 2p जेड न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, मान रहे हम, ठीक है। उसके बाद में देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, न्यूक्लियर एक्सिस वाला कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। उसके बाद में ये मान लिया 2py है, 2py अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें, ये देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 2py और 2py, इसकी लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। जेड न्यूक्लियर एक्सिस है, ये py है, ये pz हो गया, px हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर ऐसे। टू पी जेड है, वो 2pz के साथ ही मिलेगा, ये बहुत बार बोल चुका हूं, सेम फेज में होना चाहिए। 2py और 2py के साथ ही मिलेगा, 2pz वो 2pz के साथ, ये भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन में इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 2 पाई बॉन्ड, तो क्या हो गया N2। क्योंकि बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों पॉसिबल हुआ, 2p पाई और 2p पाई है, इसकी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब देखो P2 क्यों नहीं बना, फॉस्फोरस में भी तो सेम ऐसा ही है। फॉस्फोरस में आप देखोगे
15 एटॉमिक नंबर, नियोन के बाद में 3s2 3p3, वही सेम s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस है 3pz और ये था 3pz। सिग्मा बॉन्ड तो बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है इसको, जैसे 2py मान लिया मैंने, ये 2py मान लिया मैंने, सॉरी 3py होगा ना, 3py और 3py, तो पाई बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे। p ऑर्बिटल है वो लोब स्मॉल होते हैं और थर्ड वाला सेल बिगर हो जाते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आपस में से टच ही नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते, तो ये ऐसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, तब पाई बॉन्ड बनता। बट 3p पाई, ओवरलैपिंग ऑफ 3p पाई एंड 3p पाई, बट ओवरलैपिंग ऑफ of 3p पाई 3p पाई नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है, दैट्स वाई p2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जैसे नाइट्रोजन में N2 बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, p2 बनेगा तो यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इट मींस इसकी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे 3p के रेस्पेक्ट में, तो वो सिग्मा बॉन्ड तो और बना सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। सिग्मा क्यों बना सकता है? क्योंकि इसकी कंपैरिजन में इसकी सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो कैटेनेशन के थ्रू और एटम्स को वो जोड़ सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मिटा के इधर लिख रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो इस फॉर्म में होता है P4, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, इसको आप व्हाइट फॉस्फोरस भी बोलते हो, और एलोट्रोपिक होते हैं रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इसी का येलो फॉस्फोरस नाम भी होता है। तो ये क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। इट मींस एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में, ध्यान दीजिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद का कंपैरिजन बता रहा हूं। फर्स्ट कंपैरिजन सिग्मा और पाई का नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं एक सिग्मा बॉन्ड बनगा, उसके बाद में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी का कंपैरिजन। तो वहां पर ये देखो पाई नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? सिग्मा। तो सिग्मा इज ग्रेटर देन पाई, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी, किसमें? फॉस्फोरस में। एक बॉन्ड बनने के बाद का, अगर इसमें देखोगे आप, एक बॉन्ड बनने के बाद में क्या नाइट्रोजन ये NN बन गया, तो उसके बाद में क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बनाएगा? सेकेंड बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड बॉन्ड ये क्या बनाएगा? पाई। इट मींस यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन केस में इज ग्रेटर देन सिग्मा। कब? प्योर की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड बनने के बाद सेकेंड बॉन्ड की। तो सेकेंड यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है और ये क्या रखता है? पाई बॉन्ड बनाने की। ये सिग्मा की क्यों रखता है? क्योंकि अगर पाई बनाएगा तो वहां पर 3p पाई की ओवरलैपिंग होगी जो इफेक्टिव नहीं है। क्लियर हुआ? और बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करोगे तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ये देखा था, नोट कर लीजिए, एक और करवाते हैं। समझ में आया? कई बच्चों को ये लिख देते ना पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा से ज्यादा है, तो बोलते हैं सर सिग्मा की ज्यादा होती है। बेटा वो फर्स्ट प्योर बॉन्ड की बात कर रही है, यहां पे एक बॉन्ड बनने के बाद में थर्ड एटम जुड़ने के बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक है, अगर एक बॉन्ड बनने के बाद में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती तो इसकी तरफ फिर ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाता, पाई नहीं बनाता। एक बॉन्ड बनने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये माइंड में सेट रख लेना। मिटा दे, एक क्वेश्चन और करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा इस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको बता देता हूं, रात का 1 बजा है, वैसे तो सुबह का होता है 1, पर वो नाइट वाला 1 है। आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी पढ़ाई करते रहिएगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए जितनी मेहनत की जाए उतना ही कम होता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, देखो ऑक्सीजन एग्जिस्ट
इन फॉर्म ऑफ O2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉट O8, नॉट इन फॉर्म ऑफ O8। ऑक्सीजन of O2 की फॉर्म में होता नॉट O8। सल्फर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एसिड, नॉट S2। वाई? एक्सप्लेन इट। देखिए बेटा मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O8 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फर होता वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2 की फॉर्म में नहीं करता। देखो वही सेम रीजन है। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8 होता है, क्या होगा 1s2 2s2 2p4, S तो फुलफिल्ड है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2p वाला हो गया, 2px 2px 2py 2py इस टाइप से। तो एक ऑक्सीजन है, ये से ओवरलैप किया, नथिंग इज गिवन, देन यू शुड बी कंसिडर्ड Z एज ए न्यूक्लियर एक्सिस। आप न्यूक्लियर एक्सिस Z को मान सकते हैं। ये मान लिया मैं 2pz 2pz है, और ये मान लिया ये वाला है 2px 2p या 2py, जो भी मानना चाहो। 2py लेटरल ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, तो ये क्या कर लेगा पाई बॉन्ड, सिग्मा का नेक्स्ट सिग्मा का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इट मींस एक बॉन्ड बनने के बाद में पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर कंफ्यूज मत होना, बच्चे के माइंड में आता है कि सर सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई से ज्यादा होती है, रियल में होती है, लेकिन मैं यहां पे उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो। फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड की बात नहीं कर रहा मैं, एक बॉन्ड बनने के बाद में नेक्स्ट फॉर्म बॉन्ड की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है, पाई। इट मींस पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर सिग्मा ज्यादा होती तो ये लॉन्ग चेन के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनाता। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फर। सल्फर में भी सेम है, सल्फर 16 होता है ना नियोन के बाद में, 3s2 3p4, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्या होगा 3p इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का एक बॉन्ड तो बन गया, ये मान लेता हूं 3pz 3pz। उसके बाद लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, तो ये 3py मान रहा हूं, ये 3py, लेकिन 3p और 3p के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। 3py ओवरलैपिंग is not effective. That's why it does not form S double bond S या S2। इसका मतलब क्या होगा, ये नेक्स्ट क्या करेगा, फिर से सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, और S8 फॉर्म में होगा, ऐसी फॉर्म होती है S8। ऐसे लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं दो इस पे, ठीक है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नोन एज लॉन पेयर। इसको बोल देते हैं पुकार्ड रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन शेप स्ट्रक्चर बोल देते हैं, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर, और दूसरा नाम होता है पुकार्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे बेटा देखो पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में इसने कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा, एक बॉन्ड बनने के बाद की बात की। इट मीन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए? तो ये था बेटा आज का लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ओवरलैपिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो भी आपको बताया गया है उसके आप बेटा एक बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से वो चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।